इंसाफ न्यूज ऑनलाइन पे आप सबका खैर मकदम है। बिहार में राहुल गांधी और अपोजिशन लीडरों की यात्रा 3 दिन मुकम्मल कर चुका और आज ब्रेक का दिन है। 3 दिनों की यात्रा में हमारे मेहमान अनिश अंकुर भी साथ में थे। उन्होंने एक सहाफ़ी की हैसियत से इस यात्रा को देखा, समझने की कोशिश की और इसका क्या पब्लिक में असर होने वाला है, इन्होंने समझने की कोशिश की। हम आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 दिन की यात्रा के बाद बिहार में इस यात्रा को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है, क्या आने वाले इलेक्शन में इस यात्रा का कोई असर होगा? और तीसरा सवाल ये कि जिनको लेकर ये यात्रा हो रही है, क्या उस उन सवालों पर बिहार में पब्लिक का क्या असरात है? अनीश अंकुर जी, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है, आपका हम वेलकम करते हैं। आपने इस यात्रा को देखा है बहुत करीब से। मेरा सवाल आपसे ये है कि 3 दिन की यात्रा के दौरान पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या था? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस यात्रा को लेकर जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, पोजीशन आगे बढ़ रही है, उस पब्लिक उसको लेकर क्या सोच रही है? क्या आपका वीडियो जी नूर भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रा 17 तारीख से शुरू हुई है सासाराम से। ये लगभग 15 दिनों की यात्रा है और इसे 1300 किलोमीटर का सफर। बीच में 2 दिनों का अंतराल है, ब्रेक। तो अगर एक हिसाब से देखें तो प्रतिदिन लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा। आपने जहां तक पूछा कि आम लोगों का कैसी प्रतिक्रिया, कैसा रिस्पॉन्स, तो मैं आपको बता दूं कि ये ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, अभूतपूर्व है। आप जब रास्ते में जाएंगे, पूरा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उसका सीपीआई, सीपीएम और अन्य वाम दलों के जो नेतागण हैं, वीआईपी है, 6 राजनीतिक दलों के, तो ये लोग काफिला जब निकलता है, उसमें कई तरह के बसों को विशेष रूप से इसी मकसद से सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। तो इतना बड़ा काफिला हो जाता है, इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से शामिल होते हैं। और जिस रूट पर यात्रा हो, मतलब जिस रास्ते से गुजर, हर गांव, कस्बे, चौक, बाजार पे आपको बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा मिलेंगे। बच्चे, स्त्री, पुरुष, कोई छतों से देख रहा है, खिड़कियों से, कोई अगर खेत में है, खलिहान से। और जहां भी बाजार है, जहां भी कोई बस्ती है, वहां सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर लोग, राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने झंडे के लेकर, कांग्रेस पार्टी अपने झंडे को लेकर, राजद के कार्यकर्ता झंडे को लेकर, हंसिया हथौड़ा है, हंसिया बालू है, झंडा पे 3 तारा है, या फिर ये सारे सब गुजरता रहा। और एक ऐसा समा बंधा हुआ है, एक ऐसा उत्सव का सा माहौल रहता है कि आपको देख के एक बहुत ही एक एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के बतौर आपको बहुत उत्साहित होता है। आप पूछेंगे कि अचानक इतनी बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी का की क्या वजह है, तो पूरे रास्ते में लगे होर्डिंग्स को जी, जी। देखेंगे, बैनर्स को, पोस्टर्स को, फेस्टून्स को, बैजेस को, सब जगह एक ही मुद्दा छाया है। लोगों के ज़हन में ऐसा लगता है कि ये बात बैठ गई है कि उनका जो वोट है, उनका जो मत है, उसके साथ कुछ गंभीर रूप से खिलवाड़ है। देखिए, सबसे ज्यादा गरीब लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर देखने को मिली। गरीब लोग के यहाँ के पास भारत में पिछले आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कुछ मिला तो नहीं, जीवन में कोई तब्दीली नहीं आई जी, विशेष तौर पर। तो एक जो चीज उनके पास बची, वोट देने का अधिकार, जो लगभग 150 साल के स्वतंत्रता संग्राम के बाद उन्हें हासिल की गई थी, अब वो लगता है कि वो चीज भी अब हाथ से जा रही, वो चीज भी अब छीनी जा रही। इसने एक ऐसे कॉर्ड को टच किया है जो मुझे लगता है जिसकी वजह से ये यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जिसे नाम दिया गया है, उसे इतनी बड़े पैमाने पर सफलता मिली। सर, ये बहुत आपने जो बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जो पब्लिक है हिंदुस्तान की आम जनता, बिलखुसूस गरीब लोग जो हैं, उनको ये एहसास हो रहा है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। उसकी बड़ी मिसाल ये कि जो दशरथ मांझी हैं, इतना बड़ा नाम है, उनको खूब अवार्ड मिले, कुछ सब कुछ मिले, आज तक उनके पास घर भी नहीं था, जो अभी राहुल गांधी ने चाबी सौंपी है।
तो इससे अंदाजा होता है कि बिहार में आम लोग कितना मुतासिर हो रहे हैं। अभी हाल ही में ये लोक नीति और सीडीएस की एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि अगर भारत में कागजात की जांच होगी तो कौन लोग सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। उसमें हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया गया कि आधे भारतीय के पास, पूरे इंडिया में आधे शहरियों के पास कागज नहीं है दिखाने के लिए। आधार कार्ड है लेकिन आधार कार्ड को शहरी से तो पैदा हो रहा है कि आपकी शहरियत छीनी जा रही है, वोट राइट छीनी जा रही है। इसको लेकर बिहार में आम लोगों में किस तरह का खौफ का माहौल है? देखिए, जैसे लगभग जब से एसआईआर की प्रक्रिया, गहन मतदाता परीक्षण की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई, अब तक मान लीजिए कि इसने लगभग डेढ़ महीनों में हर एक बिहारी जो भी यहाँ रहता है उसको गहरे रूप से इस तरह से प्रभावित किया है कि बहुतों के बड़ी पैमाने पर नाम मतदाता सूची से मतलब उनके नाम गायब हो चुके हैं। एपिक नंबर बदल गया है। उसके मतलब अगर जीवित है तो मृत बता दिया है। जो मृतक है वो ऐसे लोगों के नाम है जिनको कोई जानता नहीं। तो पहली बार लोगों को व्यावहारिक रूप से कठिनाई, सीधे सीधे लग रहा है कि अगर हमारा वोटर अधिकार नहीं, अगर रहा वोटर आई कार्ड नहीं बना तो बहुत सारे जो सुविधाएं हैं सरकार की चलती हैं हम शायद उससे महरूम हैं, हम उससे वंचित। सबसे जो लोगों को इतनी परेशानी बिहार का, खासकर उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब जो बाढ़ में डूबा है, कुछ संकट में है, वो कैसे अपना निवास प्रमाण पत्र बनाएगा, जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, या जो 11 प्रमाण पत्रों की जो सूची सौंपी है चुनाव आयोग ने, वो कैसे इकट्ठा कर सकेगा। तो बिहार के अखबारों में भी रिपोर्ट्स भरी पड़ी है और लोगों का जीवन में इतनी जद्दोजहद है, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें आधार कार्ड वगैरह को मान्यता नहीं है, तो बाकी प्रमाण पत्र के लिए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इधर से जो विपक्ष ने जो वोट अधिकार यात्रा शुरू की, तो लोग अब तक जो सरकार की आलोचना होती थी तो लोगों को लगता था कि जैसे रिटॉरिक, जैसे लेकिन ये एक ऐसी जगह पर विपक्ष ने छुआ है जहां सीधे सीधे लोगों का जीवन प्रभावित, सीधे सीधे उनको टच कर रहा है। आप देखिए कि लोकतंत्र भारत की आत्मा है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुसंख्यक आबादी के पास सिर्फ वोट, अगर मत देने का अधिकार छोड़ दे तो उसके पास कुछ है भी नहीं। दो ही चीज प्रमुख होती है, धर्म, अगर धर्म को भी टच करेंगे, मजहब को अगर आप छुएंगे तो उस पर भी लोगों को दिक्कत होती है। वही तो दो आधार, वोट देने का अधिकार, मत देने का, कि कम से कम हम अपनी सरकार भले असली रहे या नहीं, कम से कम हम तो बना रहे, हम चुन सकते हैं कम से कम। ये एहसास है, भले वो बहुत जेन्युइन एहसास है, अमित है, वो जो छीनने की कोशिश हो रही है उसकी वजह से लोग बहुत बड़े पैमाने पर खासी तादाद में उभर के आ रहे हैं। और सोचिए, जैसे मान लीजिए कि कल परसों की जो यात्रा थी कुटुंबा से लेके गया तक 75 किलोमीटर की यात्रा, 18 तारीख वाली, जी जी, हाँ परसों 18 को पूरे यात्रा 75 किलोमीटर की यात्रा में दोनों तरफ अगर आपको लोग मिले, ये कोई सामान्य बात नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन यहाँ के जो अखबार हैं उसको एक तरह से सामान्य तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। कल वाली जो आप घटना देखे, कल जो नवादा, गया से नवादा शेखपुरा होते हुए जो लोग जा रहे थे, ये एक अभूतपूर्व है। और इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में, अगर विपक्ष ने इस जन सैलाब, जो मास अपसर्ज है, अगर इसको ठीक से दिशा दी, मेरे ख्याल से ये मिरेकल कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सर, ये सवाल ये कि आपने शुरू में ये बात कही कि तमाम जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, ये आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की बहुत सारी पार्टी, या इसकी मल्ला वाली पार्टी जो है, ये तमाम पार्टियों के अंदर तालमेल देखने में तो नजर आ रहा है। क्या कार्यकर्ता के अंदर भी तालमेल है, या उसी तालमेल का ये असर है कि यहां से लेकर वहां तक भीड़ है? देखिए, तालमेल एक ही है जो मैंने कहा आपको कि इसने एक मास के कॉर्ड को टच कर दिया। तालमेल के स्तर पर, एक समन्वय के स्तर पर
समस्या है। क्योंकि जी जी देखिए, राहुल गांधी के साथ है उनकी एसपीजी सुरक्षा है, और ये जो जी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इसके सूत्रधार है, कर्णधार है, जो देख रहे हैं प्रबंध, तो वो ज्यादातर बिहार से बाहर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो अच्छा दूसरी जगह कांग्रेस पार्टी ने बाहर से भी बड़े लोगों को, काफी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया है। तो उनके, और जैसे मान लीजिए कि कहीं पर गया में यात्रा होती है, तो कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, राजद का जिला के जो पदाधिकारी है, उन लोगों की का से होना चाहिए, उन लोगों की का जी एक हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि वही लोग मोबिलाइज करते हैं, वही लोगों को गोलबंद करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सूचित करते हैं। लेकिन थोड़ा सेंट्रलाइज ज्यादा है, जिसकी वजह से निचले स्तर पर तो समन्वय की कमी है ही, ऊपर स्तर पर भी समन्वय कई बार साथियों को, कई राजनीतिक दलों के नेता जो मुख्य है वहां से छूट जाते हैं, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पाती। लेकिन आप देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर सब कुछ हो रहा है, इन लोगों की परिकल्पना से बाहर की चीज रही होगी, इसलिए प्रबंधन में भी बहुत चुनौतियां आ रही है, बहुत कठिनाई आ रही है। लेकिन खास करके कांग्रेस पार्टी को इसमें थोड़ा, ये जो जन समर्थन मिल रहा है, इसको लेके थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। जो छोटी पार्टियां हैं, उनकी भावनाओं का भी ठीक से ख्याल रखने की जरूरत है। और इसमें पूरी यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लाल झंडे के लोग, खासकर सीपीआई के लोग, बड़े पैमाने जी पर जी जगह जी जगह जगह के हाँ कार्यकर्ता, झंडा में सीपी लाल झंडा हाँ, नजर आ ला, रहा है। ला, जी जी की लगता है कि लाल झंडे वालों ने ज्यादा मोबिलाइज किया लोगों को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी। और उनके कार्यकर्ता, जैसे इसमें मोबिलाइजेशन कई तरह के, जैसे अभी चुनाव का वक्त है, तो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, तो किसी विधानसभा में कई मान लीजिए प्रत्याशी हो सकते हैं, तो सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने होर्डिंग्स लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, इंतजाम जी किया जी है, लोगों को किया है, ये संगीत का इस्तेमाल किया है, बहुत सारे तमाशाई भी हैं, बहुत बड़ा काफिला चल रहा है, वो भी है। जी लेकिन जी उसके साथ साथ चूंकि एक मास अपसर्ज है, तो जब भी जी कोई बड़ा, अगर ये कहें कि आंदोलन होता है, तो हर तरह के तत्व रहते हैं। इसलिए परिपक्व नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि वो हर तरह की राजनीतिक धारा को नुमाइंदगी दे, उनको रिप्रेजेंटेशन दे, कोई छूट न जाए। ऐसा नहीं कि कई बार होता है कि मान लीजिए बिहार के बाहर के लोगों के हाथ में प्रबंधन है, और उनको यहाँ के अपने कांग्रेस पार्टी के भी के हाथ में है, तो उसके भी वो अपने कार्यकर्ताओं से परिचित नहीं है, उनको भी जी दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है। लेकिन बहरहाल अभी 3 दिन बीते हैं, आज रिव्यू भी हो रहा है, उम्मीद की जाने की जी चाहिए कि अब कल से जो यात्रा शुरू होगी, जी ये जी जो सर अभी जो छानी, यात्रा जो जिन बिहार के जिन इलाकों से अभी यात्रा जिन इलाकों से गुजरा है वो शायद कि एनडीए का इलाका है। ज्यादातर वहां पर एनडीए की कामयाबी होती रही है। ये ज्यादातर अभी मगध से गुजरा, मगध से, यहाँ मगध का मगध और सासाराम, लेकिन लास्ट शाहाबाद का इलाका, लेकिन लास्ट इलेक्शन वहां में से। मगध में बेहतर लेकिन लास्ट इलेक्शन में शायद के मगध के एरिया में ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिया था इसने इंडिया इतिहाद ने लास्ट लोकसभा असेंबली इलेक्शन में। हाँ, तो अब चूंकि यात्रा बढ़ रही है उस सीमांचल की तरफ ये सीमांचल की तरफ बढ़ रही है यात्रा उस एरिया में जहां मुस्लिम अभी आबादी ज्यादा है तो अभी उत्तर बिहार की तरफ जाएगी, जी और जी उत्तर बिहार की तरफ जाहिर है कि उसको और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक कई बार होता है नूरुल जी की कोई यात्रा हीट जनरेट कर देती है, जी जी जमीनी स्तर पर उसने एक ऐसा एक स्पंदन कायम किया है, एक ऐसा लोगों को एक माहौल बना दिया है, एक आवेग पैदा किया है। ये मोमेंटम जो बना हुआ है, उम्मीद है कि आगे भी बनी रहेगी, और इसमें नीचे के मैं वही कार्यकर्ताओं, मैं ग्राउंड, वही बात बोल रहा हूँ कि जब वो यात्रा जब सीमांचल में गुजरेगी जब जो एरिया है कटिहार का एरिया है पूर्णिया जाएगी अररिया जाएगी जब उस एरिया से यात्रा जब गुजरेगी तो क्या वहां ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है क्योंकि मुस्लिम मतदाता भी मुतासर हुए हैं। अभी जिन इलाका से गुजरी वहां मुसलमानों की संख्या जो है 10% से नीचे ही वाली एरियाज में गुजरी है यात्रा अभी 3 दिन वाली जो यात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, ये जैसे जैसे यात्रा गुजरेगी, आज 19 अगस्त है, 22 अगस्त को फिर सुप्रीम कोर्ट का ये है ऑडिट है, उसमें जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, उनकी सूची इनको जारी कर, तो ये जैसे जैसे ये भी डेवलपमेंट्स है, वो सूची जारी करते हैं नहीं या करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सब भी जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, चुनाव आयोग की जो मूव्स है, जो सूची जारी,
इन सब का भी जमीनी गोलबंदी पर असर पड़ेगा। लोग अब छोटी छोटी चीजों से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब चैनल से, अखबारों से पहले की जी तुलना जी में ज्यादा रहते हैं, वाकिफ रहते हैं। और जी इस वजह से उस सब का एक चौतरफा असर पड़ेगा। और अगर एनडीए ने अपने कदम पीछे नहीं किए, विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए अगर ठीक से उसको एड्रेस नहीं किया, तो एनडीए को न सिर्फ खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मुझे लगता है कि अगले गोलबंदी बढ़ती जाएगी और फिर एक ऐसा माहौल बनेगा जिसके साथ उनके लिए रोकना संभव नहीं। सर, मेरा सवाल है, आपने चूंकि एनडीए का जिक्र किया है कि एक तो एनडीए की लीडरशिप है, जो ऊपर की लीडरशिप है, नीचे की जो लीडरशिप है एनडीए की, वो इस यात्रा को देखकर किस तरह से सोच रही है? आम जो वोटर है उनका, एनडीए का जो वोटर है, क्या उसमें देखिए, भी? एनडीए के जो वोटर्स हैं उनके भीतर भी एक कंफ्यूजन, क्योंकि परेशान तो उसने सब किया। जी जी जैसे जी मान लीजिए, अति पिछड़ों की आबादी है, दलितों की आबादी है, पिछड़ों का एक साइजेबल सेक्शन वोट करता है एनडीए। तो ये जो मुश्किल परेशानी जो भी है, और एनडीए का जो नेतृत्व है, जो कार्यकर्ता, वो डिफेंसिव भी है, थोड़ा डरा भी है, अच्छा। बोलने की भी स्थिति में नहीं है। और ये जो यात्रा चल रही है उसको लेकर के भय का भी माहौल है कि अगर ये ऐसे ही यात्रा बनी रही, इसमें यही मोमेंटम कायम रहा, बढ़ता चला गया, तो उनके लिए राजनीतिक रूप से तो मुश्किल होगा, उसका चुनावी में बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए उनके भीतर एक भय है, डर है, इसलिए वो इसको डिनायल मोड ऐसे साबित करना चाहते हैं कि जैसे यात्रा से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उनके भीतर के डर को, भय को लक्षित किया। सर, एक और सवाल है मेरा कि ये जो प्रशांत किशोर है, पहले उन्होंने राहुल गांधी के जिस इशू को उठाया है उसकी हिमायत किया, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे कल उन्होंने एक बयान दिया कि राहुल गांधी से अगर पूछा जाए कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने जिला हैं, वो बतला नहीं पाएंगे। तो पीके के अंदर प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर के अंदर इस तरह का सख्त रद्दमल क्यों आ रहा है इस यात्रा को लेकर? पहले वो चैलेंज देखिए करते थे कि अगर हिम्मत है तो यहाँ यात्रा निकालिए, अब वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो अब वो उसको लेके सख्त रद्दमल दे रहे हैं। देखिए ये महाशय जिनका आपने नाम लिया, ये तो एक छोटी मोटी यात्रा कर ही रहे थे। जी अब जी इस रोजगार यात्रा में इसका स्केल इतना बड़ा है, इसमें भागीदारी इतनी व्यापक है और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि बाकी यात्राएं, इसके पहले जो इन लोगों की छोटी मोटी यात्रा थी, अप्रासंगिक हो चुकी है। जी और राजनीतिक रूप से ये जो है, ये हर राजनीतिक दलों से थोड़े असंतुष्ट किस्म के जमात होते हैं, उस किस्म के जमाओ अ, ये जमावड़ा है। तो इसलिए जाहिर है राहुल गांधी के बारे में क्या कहते हैं वो उनकी हैसियत नहीं है, ये अप्रासंगिक है। राहुल गांधी अभी बिल्कुल दूसरे यात्रा पर। राहुल गांधी के साथ सबसे बढ़िया है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सीपीआई, सीपीएम की ताकत, राजद उसके साथ, ये सब एक बहुत बड़ा बिहार फोर्स है। इसलिए इसको एक बहुत ही एक महागठबंधन है जिसका मुकाबला करना, जिसका सामना करना कोई आसान बात नहीं है। और ये सिर्फ बिहार नहीं, इसके रिपरकशंस, इसकी गूंजें आपको पूरे भारत भर में सुनाई पड़ेगी। इसको आप आगे आने वाले वक्त में देखेंगे। आप तो यात्रा के तीनों दिन साथ में थे, यात्रा के 3 दिन साथ में थे आप यात्रा के। तो अभी आप अब आज आज छुट्टी है और जी उसके जी बाद फिर 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 कल से आप यात्रा का हिस्सा रहेंगे आप वहां पे। मेरा सवाल अ, आपसे ये है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो यात्रा जब खत्म होगी, उस यात्रा खत्म होने के बाद क्या ये जो इंडिया इत्तेहाद की जो पार्टियां हैं, 1 सितंबर उस को खत्म की बहुत बड़ी रैली होनी है बिहार में। पटना में बिहार में वो पूरे राज्य भर से लोग आएंगे, जब पटना में नहीं? जिस दिन कल मिले। जी जी नहीं सर, हाँ मेरा सवाल आपसे हाँ। ये है कि आप जब ये यात्रा जब खत्म होगी, उस खत्मी के बाद क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस इस पोजीशन में पहुंचेगी कि ज्यादा सीट पे हम टिकट मांगे? जैसे नहीं तो और देखिए, ये मुश्किल हो तो जाएगा। कांग्रेस के लिए ये है, कांग्रेस ने की बार रिकॉर्ड चुनाव में बहुत अच्छा नहीं रहा था, उसको सीटें सत्तर ज्यादा सीट मिल। हाँ, हाँ, 70 लेकिन सीट वो परफॉर्म नहीं कर पाई थी। लेकिन लेफ्ट अब ने कम जाहिर, सीट मिल लेफ्ट ने कम सीट लिया, परफॉर्म बेहतर किया लेफ्ट पार्टियों ने। लेफ्ट ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जी जी लेफ्ट को जी जी जितनी
उसके मुकाबले उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो कांग्रेस जी इतना कर नहीं पाई। तो जाहिर है कि ये जो माहौल बना है, इधर की कांग्रेस ने अपनी सक्रियता भी दिखाई है, सोशल मीडिया वगैरह पर कांग्रेस काफी दिखती है, लेकिन जाहिर है कि चुनाव में आपको ये जो मोमेंटम बना, ये जो आवेग बना है यात्रा जी से, राजनीतिक अनुकूल माहौल है, इसको जमीनी स्तर पर आप कितना संभाल पाते हैं, जमीनी स्तर पर कितना उसको संयोजित कर पाते हैं, संगठित कर पाते हैं, ये यात्रा के बाद की चुनौती होगी। और उसको एक राजनीतिक पूंजी में चुनावी रूप से कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ये एक इसको दिशा देने की बात होती है। तो इस कदम के बाद, इस अभियान के बाद उनको थोड़ा उस और भी महागठबंधन के सभी पार्टनर्स को, सभी सहयोगियों को ध्यान देना पड़ेगा। सर, मेरा अब आखिरी सवाल आपसे है कि यात्रा जब खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या, सवाल ये है मेरा आपसे कि क्या बिहार में और भी दीगर इश्यूज हैं, बेरोजगारी का, पलायन का, ये इशू कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो आम कोर इश्यूज हैं, गुर्बत का, बेरोजगारी का, पलायन का, ये तमाम इश्यूज दब जा रहे हैं और ये वाला इशू ज्यादा हावी हो जाएगा? तो ये तो नहीं, कहीं ऐसा? ऐसा नहीं है कि ये जो वोट अधिकार, वो सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई मुद्दा प्रधान बन जाता है और ये एक जी ऐसा मुद्दा है जिसने लोगों के जनजीवन सीधे गहरे रूप से प्रभावित किया। वो बाकी चीजें जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्यों पृष्ठभूमि में जाए, और जी उन पर चर्चा होती है, विचार होती है, जब भी सभा होती है तो ये सारे लोग इन सब मसलों को उठाते भी हैं। लेकिन अभी ये मुद्दा एक प्रधान मुद्दा बन चुका है, प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन। जाहिर है कि अभी इस पर फोकस रहेगा और चुनाव अभियान के दौरान जब भी इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा, वो सब मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा, वोट बंदी का मुद्दा अब बिहार के चुनाव में सेंट्रल इशू बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यात्रा के 3 दिन की यात्रा की पूरी खुलासा आपने पेश किया है कि किस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है। हम आप इस यात्रा के दौरान आपसे और भी मौके पे बात करते रहेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि ये यात्रा जो है जिस इश्यूज पे लेके उठ रही है उस इश्यूज को हावी होता रहेगा और इलेक्शन जो है इश्यूज के बुनियाद पे हो, न कि कम्युनलिज्म के रास्ते पे हो। तो सर एक सवाल और पूछ लेता हूँ सर, क्या बीजेपी इस पूरे इश्यूज को कम्युनलिज्म की तरफ फेरने की कोशिश तो नहीं कर रही है? वो फेल हो चुका है उसका करने का कुछ। अब वो अच्छा। अभी तो इस यात्रा के दौरान उसको समझ नहीं आ रहा है। संभव है इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो, जैसी कि उस आदत है, कुछ दाव पेच, जी कुछ चालबाजी करने की कोशिश, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि मुद्दा इतना समाज के इतने तहों तक जा चुका है, इतने जी अंदर तक वो प्रवेश कर चुका है, इसको काउंटर करना उसके लिए अब आसान नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।